हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिपीटिटिव डीएनए क्या होता है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है रिपीटिटिव डीएनए यानी कि हमारे डीएनए के अंदर कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती है जो बार बार क्या होती है, रिपीट होती रहती है, तो उनको बोलते हैं रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई न्यूक्लियोटाइड है ए और टी, ठीक है। सो डीएनए सेगमेंट के अंदर मान लीजिए ये यूनिट बार बार ये जो न्यूक्लियोटाइड पेयर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, लाइक 80 है, सो बार बार 80 एंड सो ऑन, इस टाइप से ये बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह की जो सीक्वेंस होती है इनको हम बोलते हैं रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंसेस। अब जो ये रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंसेस है ये इससे भी बड़ी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम 2 से लेकर के इनका जो साइज होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कितना साइज इनका हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये रिपीटिटिव डीएनए है ये हमारी बॉडी के अंदर करता क्या है। तो बेसिकली जो रिपीटिटिव डीएनए है ये ना तो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है ना ट्रांसलेशन कर सकता है। दैट मीन्स आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो रिपीटिटिव डीएनए है ना ये नॉन कोडिंग पार्ट है, ये डीएनए का नॉन कोडिंग पार्ट है। दैट मीन्स ये कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नॉन कोडिंग है, इट मीन्स इट विल नाइदर डू ट्रांसक्रिप्शन और ना ही ट्रांसलेशन। ऑब्वियसली अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन तो वैसे भी नहीं होगा। और मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पता होगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, फिर भी बता देता हूं। डीएनए से आरएनए का बनना इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ओके, तो जो ये रिपीटिटिव डीएनए है ये नॉन कोडिंग पार्ट है। दैट मीन्स ना ट्रांसक्रिप्शन करता है ना ट्रांसलेशन करता है। तो आप क्या बोलोगे इसको, ये नॉन फंक्शनल पार्ट है, इट इज नॉन फंक्शनल। या ये अगर कभी कभी कोडिंग करता भी है तो कोई स्पेसिफिक काम नहीं करता है तो आप बोल सकते हैं पुअरली फंक्शनल है, इसके बनाए हुए प्रोडक्ट का कोई ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता है, सो इट इज़ पुअरली फंक्शनल, बहुत कम काम करता है। ओके, एंड दैट इज द रीजन बिकॉज इट इज नॉन फंक्शनल और पुअरली फंक्शनल, इसी कारण हम इसको बोलते हैं जंक डीएनए या सेल्फिश डीएनए। जंक डीएनए या सेल्फिश डीएनए। सो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं इसके टाइप्स की। रिपीटिटिव डीएनए जो है ये कितने टाइप का होता है, ये कहाँ पे देखने को हमें मिलता है। सो रिपीटिटिव डीएनए जो है ये मेनली 2 तरह का रहता है। इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड रिपीट्स, और दूसरी को हम बोलते हैं टेंडम रिपीट्स। वन इज डिस्पर्स्ड रिपीट्स, अनदर इज टेंडम रिपीट्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये डिस्पर्स्ड रिपीट्स और टेंडम रिपीट्स पाई कहां पे जाती है, इनकी लोकेशन क्या है। तो चलिए एक छोटा सा क्रोमोसोम हम ड्रॉ करते हैं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम का जो कैप वाला पार्ट होता है ऊपर का, ये वाला, ये जो कैप वाला पोर्शन होता है
इसको हम बोलते हैं टीलोमियर, और ये कैप दोनों तरफ होती है, सो नीचे भी हो गया टीलोमियर। और जो सेंटर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। तो यहां पे ये देखिए, एक मिनट, लेट मी चेंज दी कलर। सबसे पहले देखो डिस्पर्स्ड रिपीट्स, नाम से पता चला डिस्पर्स्ड, इसका मतलब ये ऐसी सीक्वेंस होगी जो ओवरऑल क्रोमोसोम के अंदर डिस्पर्स है, यानी कि बिखरी हुई है। मतलब कि ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे जगह जगह ये आपको ऐसे मिलेगी। सो दीज आर डिस्पर्स्ड रिपीट्स। सो डिस्पर्स्ड रिपीट की लोकेशन क्या हुई, अब देखिए, डिस्पर्स्ड रिपीट है फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर इन क्रोमोसोम, बट जो डिस्पर्स रिपीट है ये दो जगह पे नहीं मिलेगी, एक तो टीलोमियर वाली जगह पे नहीं मिलेगी और एक सेंट्रोमियर वाली जगह पे जो डीएनए होगा वहां पे डिस्पर्स रिपीट आपको नहीं मिलेगी। सो फाउंड एवरीवेयर इन क्रोमोसोम एक्सेप्ट टीलोमियर एंड सेंट्रोमियर। ओके, बट ऑन द अदर हैंड जो टेंडम रिपीट्स है, टेंडम रिपीट्स सिर्फ दो ही जगह पे होती है, या तो टीलोमियर के अंदर या सेंट्रोमियर के अंदर, या तो टीलोमियर में या फिर सेंट्रोमियर में। सो लोकेशन क्या है, फाउंड ऑन टीलोमियर रीजन और सेंट्रोमियर रीजन। तो सबसे पहले तो हमने लोकेशन क्लियर कर ली है भाई, डिस्पर्स रिपीट डिस्पर्स है, फैली हुई है हर जगह क्रोमोसोम में, सिर्फ दो जगह छोड़ के, टीलोमियर और सेंट्रोमियर को छोड़ के। लेकिन टेंडम रिपीट्स टीलोमियर वाली जगह पे यानी कि कैप वाली जगह पे, और सेंट्रोमियर यानी कि सेंटर वाली जगह पे हमें जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है वो कौन सी होती है, टेंडम रिपीट्स। अब उसके बाद अगर हम इसी चीज को किसी सर्कुलर डीएनए में दिखाएं तो वहां पे हमें ये कैसे हम इसको शो करेंगे। सो फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर डीएनए हम बनाते हैं, ओके। अब डिस्पर्स्ड रिपीट यानी कि डिस्पर्स का मतलब डिस्पर्स है, वो बिखरी हुई है। तो मान लो कोई कुछ रिपीट्स यहाँ पे होंगी, बट दूसरी जो रिपीट्स वैसी ही आप देखोगे, हो सकता है वो आपको यहाँ पे दूर देखने को मिले, उसी जैसी यहाँ पे ऐसे। सो दीज आर डिस्पर्स ऑल ओवर दी क्रोमोसोम, और यू कैन से अ सर्कुलर डीएनए। टेंडम रिपीट्स, टेंडम, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंडम का मतलब क्या होता है, टेंडम का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है। तो टेंडम रिपीट्स आपको ऐसे देखने को मिलेगी, मान लो कोई सीक्वेंस यहाँ पे है तो दूसरी जस्ट उसके बाद, तीसरी जस्ट उसके बाद, चौथी जस्ट उसके बाद, ठीक है। तो एक के बाद एक है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई और तरह की टेंडम रिपीट है, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे कोई और तरह की रिपीट है इस लोकेशन पे, तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, टेंडम, टेंडम रिपीट्स, ठीक है। तो डिस्पर्स रिपीट का मतलब जो बिखरी हुई है, टेंडम रिपीट्स का मतलब जो एक के बाद एक है। तो आई होप कि टेंडम और डिस्पर्स रिपीट का मतलब सबको क्लियर हो गया। अब इनके टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले डिस्पर्स रिपीट की बात करते हैं। डिस्पर्स रिपीट को कौन शो करते हैं? डिस्पर्स रिपीट हमें स्पेशली देखने को मिलती है डिस्पर्स रिपीट हमें स्पेशली देखने को मिलती है ट्रांसपोजोन्स में। दीज आर शोन बाय
ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और ट्रांसपोजोन्स। और हमें पता है कि मैमल्स के अंदर 45% डीएनए का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोजोन, जिसमें दो तरह के ट्रांसपोजोन होते हैं। एक होते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और दूसरे होते हैं डीएनए ट्रांसपोजोन्स। एक्चुअली जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है सिर्फ ये ही हमारे अंदर पाए जाते हैं। डीएनए ट्रांसपोजोन्स जो है वो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। तो ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारे लिए है। तो ये जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं ये भी रिपीटेटिव सीक्वेंस शो करते हैं जो नॉन फंक्शनल होती है, और इसीलिए ट्रांसपोजोन्स को भी हम जंक डीएनए बोलते हैं। ये एक बात हुई। अब ट्रांसपोजोन्स मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर कर चुका हूं, तो इसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा। अब मेरा मेन फोकस होगा टेंडम रिपीट्स के ऊपर। सो देखिए, टेंडम रिपीट्स को हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। और कहां पे पाया जाता है, लोकेशन बता चुका हूं ऑलरेडी। टीलोमियर और सेंट्रोमियर में सैटेलाइट डीएनए या टेंडम रिपीट्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ heterochromatin. Now what is heterochromatin? हेटेरोक्रोमेटिन क्या है? तो देखिए, मैं थोड़ा सा है ना यहाँ पे नहीं बनाता, थोड़ा सा नीचे आपको हेटेरोक्रोमेटिन समझाता हूँ। इस लोकेशन पे यहाँ पे बताता हूँ। बट जो डीएनए है, मान लीजिए क्रोमोसोम को अगर हम थोड़ा सा ओपन करके देखें तो हमें और इनके अंदर हमें पता है अंदर क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, या जैसे हिस्टोन ऑक्टामर आप बोलते हैं, वो इनके अंदर होते हैं। तो ये मैंने इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर सा बना दिया। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई थ्रेड हमने लिया, तो इसके अंदर दो तरह के पोर्शन रहते हैं हमारे। एक तो रहता है जो ये ज़्यादा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉइलिंग बहुत ज़्यादा है, इसको कंडेंस्ड पार्ट बोलते हैं। दिस इज कंडेंस्ड। कंडेंस्ड पार्ट जो होता है, यहाँ पे कोई भी प्रोटीन वगैरह या कोई एंजाइम वगैरह अटैच नहीं हो सकता, एंड दैट इज द रीजन जो कंडेंस्ड पार्ट है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। कंडेंस्ड पार्ट में देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इस रीजन को, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, इस रीजन को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन रीजन। हेटेरोक्रोमेटिन रीजन ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिन थ्रेड। तो आपको समझ में आया हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब क्या है? डीएनए का वो हिस्सा जो बहुत उलझा पुलझा सा है, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। क्यों ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता? आंसर ये है कि क्योंकि ये बहुत उलझा पुलझा है, तो यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह घुस नहीं सकते उलझे पुलझे स्ट्रक्चर में, और इसको कैटालाइज नहीं कर सकते, इसीलिए ये इनएक्टिव रहता है। ये हेटेरोक्रोमेटिन का जो रीजन है ये क्या रहता है? इनएक्टिव। तो इस इनएक्टिव रीजन में, इस हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में हमें देखने को मिलता है जो टेंडम रिपीट्स है या जो सैटेलाइट डीएनए है। तो इसके अंदर अपना क्या रहता है? सैटेलाइट डीएनए और जंक डीएनए। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जो ये लूज पार्ट है, ये क्या है? इस लूज पार्ट को हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। देखिए ये वाला जो लूज पार्ट है, जो कंडेंस्ड था उसको हेटेरोक्रोमेटिन, और ये जो लूजली पैक्ड है, यहां पे कोई भी एंजाइम वगैरह आकर के आराम से क्या कर सकता है? अटैच हो सकता है और कैटालाइज की प्रोसेस कर सकता है और प्रोटीन वगैरह बनवा सकता है। सो लूजली पैक्ड जो पोर्शन है वहां पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाता है। सो ये एक्टिव पार्ट है, और क्रोमोसोम के एक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। इट इज कॉल्ड
यूक्रोमैटिन। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन क्या होता है? हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव पार्ट होता है, उलझा पुलझा पार्ट होता है, और जो सुलझा हुआ हिस्सा है, जो लूजली अरेंज है, वो एक्टिव पार्ट है। यूक्रोमैटिन है, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट बस इतना सा था भी, सैटेलाइट डीएनए कहाँ पे होता है? हेट्रोक्रोमैटिन रीजन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर से वहीं पे। देखिए सैटेलाइट डीएनए जो है ये आगे दो तरह का है। इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, वन इज मिनी सैटेलाइट, अनदर इज माइक्रो सैटेलाइट। another is microsatellite। अब हमें देखना है मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में क्या डिफरेंस होता है। सो देखिए मिनी सैटेलाइट के अंदर आप ये देखेंगे कि जो बेस पेयर सीक्वेंस है वो 10 से लेकर के 20 बेस पेयर की जो सीक्वेंस है वो मिलेगी आपको 10 to 60 बेस पेयर। 10 to 60 बेस पेयर की सीक्वेंस के रिपीट्स मिलेंगे आपको। फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूं पेन से। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है ए टी टी जी जी सी सी टी ए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख लीजिए कोई भी जी, फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, तो मिनिमम 10 पेयर मिलेंगे आपको, मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 60। सो मान लीजिए 10 का ही बना लेते हैं। और ये इस तरह की रिपीट जो है ये बार बार रिपीट हो गया। मान लीजिए इसके बाद ये रिपीट फिर से स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर से ए से शुरू हो जाएगी, ए टी टी लाइक दिस, ए टी टी से शुरू थी ना, दोबारा से ये शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर 10 से लेकर के 60 बेस पेयर तक हो सकते हैं। हमने 10 का एक ये सीक्वेंस बनाई है, 10 की सीक्वेंस हमने बनाई है, मैक्सिमम 60 भी हो सकते थे इसमें। ठीक है, और वो रिपीट होती है। कितनी बार रिपीट हो सकती है? 10 से 1500 बार रिपीट हो सकती है। अब ये 10 बेस पेयर की जो रिपीट है ये 10 टाइम्स रिपीट हो सकती है। ठीक है, या 1500 बार तक रिपीट ये हो सकते हैं। तो मैं वो भी लिखूंगा। उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं कि इस तरह की 10 to 60 बेस पेयर की जो ये रिपीट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं VNTR। वी कॉल देम VNTR। VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। नाउ इसका क्या मतलब बना? VNTR वेरिएबल नंबर का क्या मतलब बनता है? मान लीजिए अब इन वेरिएबल का मतलब इनकी संख्या जो है वो वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। एक बंदे में इनकी संख्या कुछ है, दूसरे में उसी क्रोमोसोम पे इनकी संख्या कुछ और होगी। तो डायग्राम से इस VNTR को मैं समझाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लो भाई दो बंदे हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है, दिस इज पंकज, और ये पंकज का क्रोमोसोम नंबर 8 है, कुछ भी ले लो, 8 7 6 कुछ भी, ये पंकज का क्रोमोसोम नंबर 8 है। और ये मान लीजिए मेरा फ्रेंड है, ओके, कोई भी, फॉर एग्जांपल मनोज, और ये मनोज का क्रोमोसोम नंबर 8 है। तो हम मेरे और मनोज के क्रोमोसोम के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें ये तो पता है कि सैटेलाइट डीएनए कहाँ पे होता है, या तो टीलोमियर वाली जगह पे या सेंट्रोमियर वाली जगह पे, या तो टीलोमियर वाली जगह पे या सेंट्रोमियर वाली जगह पे। तो जब हम इस सीक्वेंस का कंपैरिजन करेंगे दोनों में, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? मान लीजिए ये वाली सीक्वेंस हमने इसमें देखी, इसके टीलोमियर में देखी और इसके टीलोमियर में भी देखी। यहाँ पे मेरे वाले में हो सकता है कि ये जो रिपीट है ये मान लीजिए 12 बार रिपीट हो रही है,
बट मनोज वाले में हो सकता है कि यही रिपीट क्या पता 50 बार रिपीट हो रही हो इसी सीक्वेंस पे, टेलोमेयर वाली जगह पे यह सीक्वेंस 50 बार रिपीट हो रही है। और हो सकता है कोई और पर्सन देखें उसमें हो सकता है क्या पता ये 5 नहीं मिनिमम इसका 10 टाइम तो रिपीट होती ही होती है मिनिमम ये, ठीक है। तो हो सकता है किसी और पर्सन में 100 टाइम्स रिपीट हो रही हो, किसी और के अंदर हो सकता है यहाँ पे इसी लोकेशन पे ये 200 टाइम्स रिपीट हो रही हो। इस टाइप से हम एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। VNTR हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। मेरे अंदर कुछ है VNTR रिपीट, आपके अंदर कुछ है, किसी थर्ड पर्सन में कुछ और होगी, तो इसीलिए इनको VN वेरिएबल नंबर कि नंबर वेरी कर रहा है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन नंबर क्या कर रहा है वेरी। सो दिस इज मिनी सैटेलाइट, दिस इज VNTR। सो आई होप कि VNTR आपको क्लियर हुआ है। अब ये कितने टाइम्स रिपीट हो सकता है VNTR? सो VNTR जो है VNTR 10 to 15 टाइम्स 1500 टाइम्स रिपीट हो सकता है। 10 से लेकर के 1500 बार ये रिपीट हो सकता है। 10 to 1500 टाइम्स रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप 10 से लेकर के आप 1500 टाइम्स तक इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब ओवरऑल साइज की अगर बात करें, टोटल साइज VNTR का ही चल रहा है अभी, टोटल साइज। सो देखिए VNTR का जो टोटल साइज रहता है वो रहता है लगभग अप टू 15 kbp, 15 kbp किलो बेस पेयर। तो ये कैसे निकाला सॉरी 15 किलो बेस पेयर ये कैसे निकाला, ये मल्टीप्लाई करके निकाला है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये कितने की है 10 की, और ये मान लो 15 टाइम रिपीट हो रही है, तो 10 × 15 कितना हो जाएगा 150। तो इस टाइप से अगर यही सीक्वेंस है, अगर यहाँ पे मैं 150 कर दूं, ठीक है, तो 150 मल्टीप्लाई विद सीक्वेंस कितने की है 10 की, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। तो इस टाइप से इसको कैलकुलेट किया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट किया गया है। सो 15 kbp का मतलब है 15,000 बेस पेयर। तो आप बात समझ रहे हैं। तो 15,000 कैसे निकलेगा, अगर यहाँ पे ये रिपीट जो है 10 वाली ये 1500 बार रिपीट हो जाए, ठीक है, या n की वैल्यू जो है मैं अगर 1500 कर दूं तो ये कितने हो जाएगी 15,000 बेस पेयर। तो मैक्सिमम जो साइज रहता है VNTR का वो लगभग 15,000 बेस पेयर या 15 kbp के आसपास रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं बता रहा, लगभग बता रहा हूँ, 15 kbp के आसपास इसका VNTR का साइज रहता है। अब उसके बाद बात करते हैं माइक्रो सैटेलाइट की। पेज चेंज करते हैं, दूसरे पेज पे बात करेंगे। सो मिनी सैटेलाइट हमने कर लिया, अब है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट को हमने बोल दिया VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब माइक्रो सैटेलाइट जो है इसके अंदर ये छोटा होता है, इसके अंदर जो बेस पेयर रिपीट्स होते हैं वो 2 से लेकर के और जो रिपीट्स होते हैं वो 2 to 6 बेस पेयर के मिलेंगे आपको, यानी कि 6 से ज़्यादा बड़े नहीं मिलेंगे। तो मान लीजिए हम मैक्स एक बनाते हैं, फॉर एग्जांपल AT, ठीक है, N, ओके। तो ये होगी मिनिमम छोटी से छोटी, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है इसमें जो रिपीट होगी वो 6 बेस पेयर की। फॉर एग्जांपल कुछ भी बना रहा हूँ मैं, रैंडम कोई पर्टिकुलर नहीं रहा, GGCC, तो ये होगा 6 बेस पेयर की रिपीट n टाइम्स। कितने टाइम्स ये रिपीट हो सकती है, जो ये वाली ये रिपीट होती है माइक्रो सैटेलाइट के अंदर, ये 5 to मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है 5 to 200 टाइम्स रिपीट ये हो सकती है। तो उस हिसाब से इनका जो टोटल साइज नोट किया गया, टोटल साइज इनका लगभग 1 किलो बेस पेयर के आसपास मिलता है। 1 kbp 1 किलो बेस पेयर। 1 किलो बेस पेयर का मतलब क्या हुआ, आप उसको बोल सकते हैं 1000 बेस पेयर, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कैसे निकली, मान लो कोई सीक्वेंस है उसको मैं
मान लो 5 की सीक्वेंस है तो, या 6 वाली यही ले लो, इसके अंदर कितनी है ये 6, और n की वैल्यू कितनी है 200 टाइम्स, अगर मान लो ये रिपीट हो रहा है तो 200, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1200 बेस पेयर, राइट। 6 बेस पेयर को अगर 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1200 बेस पेयर होगा। तो 1200 का मतलब क्या है, ये लगभग 1000 बेस पेयर के आसपास आ रहा है। तो ये इनका मैक्सिमम साइज रहता है अराउंड 1 किलो बेस पेयर। तो ये दोनों के साइज के बारे में बात हुई। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो मिनी सैटेलाइट है एंड माइक्रो सैटेलाइट है, ये दोनों, बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बोथ यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें कि कोई क्रिमिनल केस है तो वहाँ पे कोई ब्लड सैंपल वगैरह मिल गया, तो हम उसका वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके, और जो भी जिसने भी क्राइम किया है हम उसके बारे में पता लगाते हैं। या जो पैटर्निटी टेस्ट होते हैं, माँ बाप का पता करना हो, भाई बच्चे का माँ बाप असली माँ बाप कौन है, वहाँ पे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किया जाए, तो वहाँ पे हम सैटेलाइट डीएनए का यूज़ करते हैं। अब इसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और करते हैं हम सैटेलाइट डीएनए का। सैटेलाइट डीएनए को साइज के बेसिस पे, सैटेलाइट डीएनए को साइज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे हमने इसको 5 फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ। वी डिवाइडेड इनटू 5 फैमिलीज। वो 5 फैमिली कौन है वो देखिए, सैटेलाइट डीएनए की वो 5 फैमिली या 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। एक है अल्फा सैटेलाइट डीएनए फैमिली, अल्फा सैटेलाइट डीएनए फैमिली। उसके बाद एक है बीटा सैटेलाइट डीएनए फैमिली, उसके बाद है थर्ड फैमिली का नाम है सैटेलाइट 1, उसको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, सैटेलाइट 1 फैमिली, सैटेलाइट 2 फैमिली एंड सैटेलाइट 3 फैमिली। ओके, तो ये 5 तरह की फैमिली है जिनमें हमने सैटेलाइट डीएनए में हम दोनों कवर कर रहे हैं, माइक्रो एंड मिनी, उनको हमने 5 फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो 5 फैमिलीज है ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। सबसे पहले देखिए अल्फा सैटेलाइट फैमिली की बात करते हैं। अल्फा सैटेलाइट फैमिली जो है ये आपको देखने को मिलेगी लगभग ऑल क्रोमोसोम, इट इज फाउंड इन ऑल क्रोमोसोम्स। बीटा सैटेलाइट की अगर बात करें तो अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको देखने को मिलेगी सिर्फ सेंट्रोमियर पोर्शन में। पहली बात तो सिर्फ सेंट्रो, मतलब कि टीलोमियर में ये नहीं देखने को मिलती है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर भी किस किस का, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1, 9, उसके बाद 13, 14 और 15, ये 3 ये आपको ध्यान रखने हैं, 13, 14, 15। उसके बाद 21 और 22, क्रोमोसोम नंबर 21 और 22, और वाई क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, इनके सिर्फ सेंट्रोमियर पोर्शन में आपको बीटा सैटेलाइट डीएनए फैमिली मिलेगी। ठीक है, अब है सैटेलाइट 1, 2 और 3, इसमें याद रखना कुछ है ही नहीं, इनको बस एक ही आंसर है सबका। दीज आर फाउंड ऑन मोस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, दीज आर, let me change the marker, found on most of
क्रोमोसोम्स। ठीक है, सभी में नहीं मिलती, मोस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स में मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा डीएनए रिपीट्स का, जहां पे हमने दो तरह के डीएनए रिपीट्स किए। एक था अपना टेंडम रिपीट्स और दूसरा क्या था, डिस्पर्स रिपीट्स। देखिए, एक हो गया टेंडम रिपीट्स, एक हो गया डिस्पर्स रिपीट। डिस्पर्स रिपीट ट्रांसपोजोन में देखने को मिलता है और टेंडम रिपीट जो है वो सैटेलाइट डीएनए उसको बोलते हैं। और टेंडम रिपीट क्या है, ये हमें टीलोमियर और सेंट्रोमियर रीजन में देखने को मिलता है, जो दो तरह का होता है, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। दोनों का यूज करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।